वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव ऑडियो बुक ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम अक्सर देखते हैं पर शायद समझते कम है। सीमेंट। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक ग्रे पाउडर नहीं है बल्कि एक जटिल इंजीनियरिंग चमत्कार है। सही कहा। आज के इस खास चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सीमेंट को उसकी ताकत और वो जो अनोखे गुण हैं वो कहाँ से मिलते हैं। इसमें कुछ आंकड़े, सूत्र और दिलचस्प तथ्य भी शामिल होंगे। बिल्कुल। सीमेंट की असली कहानी तो उसके अंदर छिपे हुए जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनमें है। अच्छा। जिन्हें बूग्स कंपाउंड्स कहते हैं। ये कैसे बनते हैं, इनका सीमेंट के बिहेवियर पर क्या असर होता है और ये आंकड़े और सूत्र वो हमें क्या बताते हैं, यही आज हमारी पड़ताल का फोकस रहेगा। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सर। सीमेंट असल में है क्या? ये सिर्फ पाउडर तो नहीं है जैसा मैंने कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। संक्षेप में कहें तो सीमेंट एक आर्टिफिशियल बाइंडर है, एक ऐसा पदार्थ जो दूसरी चीजों को आपस में चिपकाता है या बांधता है। बाइंडर मतलब जोड़ने वाला। हाँ, जोड़ने वाला। इसे बनाने के लिए मेनली दो तरह के रॉ मटेरियल्स लगते हैं। ओके। एक है कैल्केरियस पदार्थ, जिनमें चूना मतलब लाइम या सीओ भरपूर होता है, जैसे लाइमस्टोन, चॉक वगैरह। और दूसरा है आर्जिलेशियस पदार्थ। इनमें होती है सिलिका और एल्यूमिना, जैसे क्ले, शेल। अच्छा, क्ले। ठीक है। हाँ, और जो आम पोर्टलैंड सीमेंट होता है ओपीसी, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा चूने की ही होती है, सीओ की, करीब 62 से 67% तक। 62 से 67%, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, सबसे ज्यादा यही होता है। और ये बोग्स कंपाउंड्स जिनकी बात अभी आपने की, ये सुनने में सीमेंट के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जैसे लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से सीक्रेट ही है। जब इन कैल्केरियस और आर्जिलेशियस पदार्थों को सही रेशियो में मिलाते हैं, हाँ। फिर बारीक पीसते हैं और फिर एक भट्टी में किल्न में बहुत हाई टेम्परेचर पर, सोचिए करीब 1400-1500 डिग्री सेल्सियस पर। बाप रे, बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इतनी टेम्परेचर पर जब इसे पकाते हैं तो ये पदार्थ आपस में फ्यूज हो जाते हैं, पिघल कर जुड़ जाते हैं और कुछ नए कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, फ्यूज होकर नए कंपाउंड्स बनते हैं। बिल्कुल। इन्हीं खास कंपाउंड्स को बोग्स कंपाउंड्स कहते हैं। ओके। इनका नाम डॉक्टर R.H. बोग के नाम पर पड़ा, जिन्होंने सबसे पहले इनको पहचाना था और सीमेंट में इनका क्या रोल है वो समझाया था। सीमेंट के लगभग सारे गुण, उसका जमना, सख्त होना, स्ट्रेंथ पकड़ना, हीट निकलना, वो सब इन्हीं बोग्स कंपाउंड्स पर डिपेंड करते हैं। और ये मेनली 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के, दिलचस्प। चलिए फिर एक एक करके समझते हैं इनको। पहला नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या C3A। इसके बारे में बताइए जरा। जरूर। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, शॉर्ट में C3A, इसका केमिकल फॉर्मूला है 3CaO.Al2O3। 3CaO3। हाँ, 3 हिस्से कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, और 1 हिस्सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना। इसको कभी-कभी सेलिट भी कहते हैं। सीलेट। ओके। ओपीसी में इसकी मात्रा लगभग 4 से 14% के बीच होती है। 4 से 14%। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाते हैं ना, हाँ। ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। पानी मिलाने के 24 घंटे के अंदर ही इसका ज्यादातर हाइड्रेशन पानी से रिएक्शन हो जाता है। 24 घंटे में ही? हाँ, यही वो कंपाउंड है जो सीमेंट के फ्लैश सेटिंग के लिए जिम्मेदार है, बहुत तेजी से जमना। फ्लैश सेटिंग मतलब एकदम से जमना। जी। सुनने में तो ये काफी फायदेमंद लगता है ना, काम फटाफट हो जाएगा। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन यही एक आप कह सकते हैं पेंच है। अच्छा। क्या C3A की ये जो तेज रिएक्शन है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी पैदा करती है, बहुत ज्यादा गर्मी, हीट। ओह, गर्मी। हाँ, इसके हाइड्रेशन से चारों बोग्स कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा हीट निकलती है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज्यादा कितनी लगभग? करीब 210 कैलोरी प्रति ग्राम, वो भी सिर्फ 3 दिन में। और टोटल हीट भी सबसे ज्यादा यही देता है। 210 कैलोरी प्रति ग्राम, ये तो काफी है। हाँ, अब सोचिए जब कंक्रीट के किसी बड़े स्ट्रक्चर में, मास कंक्रीटिंग में इतनी गर्मी पैदा होगी तो क्या होगा? अंदर का पानी वो भाप बन सकता है। बिल्कुल, पानी भाप बन सकता है, वॉल्यूम में अचानक बदलाव आ सकता है, और सबसे बड़ी चिंता सीमेंट या कंक्रीट में बारीक दरारें पड़ सकती हैं, माइक्रो क्रैक्स। दरारें? वो। और ये दरारें फिर आगे चलकर स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी
दोनों को कम कर देती हैं। ओह, तो जो चीज जल्दी जमाती है वही नुकसान भी कर सकती है। ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। बिल्कुल। और यही नहीं, C3A सीमेंट की सल्फेट अटैक के खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है उसे भी कमजोर करता है। सल्फेट अटैक मतलब अगर मिट्टी या पानी में सल्फेट्स मौजूद हैं तो वो C3A से रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, अच्छा। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो इस फैलाव के कारण भी सीमेंट में क्रैक्स आ सकते हैं और वो अनसाउंड मतलब अस्थिर हो सकता है। इन्हीं सब वजहों से C3A को अक्सर सीमेंट का एक हार्मफुल या हानिकारक कंपोनेंट माना जाता है, भले ही वो शुरुआती सेटिंग देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर C3A इतना प्रॉब्लम वाला है तो इसे सीमेंट से हटा क्यों नहीं देते या बनाते ही क्यों हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात यह है कि सीमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें ये नेचुरली बन जाता है, खासकर जब एल्यूमिना वाला कच्चा माल इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेचुरली बनता है। हाँ, इसे पूरी तरह हटाना बहुत मुश्किल भी है और महंगा भी होगा। हाँ, इसकी मात्रा को कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। कैसे? कुछ खास तरह के सीमेंट आते हैं जैसे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, उनमें C3A की मात्रा बहुत कम रखी जाती है, आमतौर पर 5% से भी नीचे। अच्छा, तो कम कर सकते हैं। हाँ, और आपने शायद फॉल्स सेटिंग के बारे में भी सुना होगा। हाँ, सुना तो है। क्या वो C3A से जुड़ा है? ये फ्लैश सेटिंग जैसा ही है? नहीं, वो अलग है। फॉल्स सेटिंग, जिसे झूठा जमना कह सकते हैं, उसका कारण C3A नहीं बल्कि जिप्सम होता है। जिप्सम? हाँ, सीमेंट बनाते समय क्लिंकर को पीसते वक्त उसमें थोड़ी मात्रा में जिप्सम मिलाते हैं। वो असल में C3A की फ्लैश सेटिंग को धीमा करने के लिए होता है। ओके, सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, लेकिन कभी-कभी पीसने के दौरान जो गर्मी पैदा होती है उससे जिप्सम का कुछ पानी उड़ जाता है, मतलब वो डिहाइड्रेट हो जाता है। बाद में जब इस सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो ये सूखा हुआ जिप्सम तुरंत पानी सोखकर फिर से क्रिस्टल बनाता है, रिहाइड्रेट होता है। अच्छा। इससे सीमेंट ऊपर से सख्त लगने लगता है जबकि अंदर से वो असल में जमा नहीं होता, इसीलिए फॉल्स सेटिंग। ओह, समझ गया, मतलब वो धोखा है एक तरह का। हाँ, और थोड़ी देर मिक्स करते रहो तो ये सख्ती खत्म हो जाती है। तो याद रखें, फ्लैश सेटिंग C3A के कारण होती है, असली सेटिंग है और उसे रोकना मुश्किल है, जबकि फॉल्स सेटिंग जिप्सम के कारण होती है, झूठी सेटिंग है और मिक्सिंग से ठीक हो जाती है। समझ गया, ये अंतर जानना बहुत जरूरी था। चलिए अब अगले कंपाउंड पर आते हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C4AF। ये नाम तो और भी भारी है। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, शॉर्ट में C4AF। इसका फॉर्मूला है 4CaO.Al2O3.Fe2O3। 4CaO.Al2O3.Fe2O3। जी। इसमें आयरन भी है? हाँ, 4 हिस्से लाइम, 1 हिस्सा एल्यूमिना और 1 हिस्सा आयरन ऑक्साइड। इसे फेलाइट भी कहते हैं। फेलाइट, ओके। OPC में इसकी मात्रा करीब 10 से 18% होती है। 10 से 18%? हाँ, C3A की तरह ये भी पानी मिलाने के 24 घंटे के अंदर तेजी से हाइड्रेट होता है। और क्योंकि इसमें भी एल्यूमिना है तो ये भी फ्लैश सेटिंग में थोड़ा बहुत योगदान देता है। तो क्या इसमें भी C3A वाली ही दिक्कतें हैं या ये कुछ अलग है? कुछ सिमिलैरिटीज है पर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी हैं। हाइड्रेशन की रफ्तार, मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन के मामले में ये असल में चारों कंपाउंड्स में सबसे तेज है। C3A से भी थोड़ा तेज। सबसे तेज C3A से भी? हाँ, लेकिन जब बात आती है स्ट्रेंथ देने की तो ये चारों में सबसे पीछे है। लीस्ट कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथ। अच्छा, ताकत सबसे कम देता है। बिल्कुल। सल्फेट अटैक के लिए ये भी सेंसिटिव है, पर C3A जितना नहीं। इसमें जो आयरन ऑक्साइड है ना, वो इसे सल्फेट के खिलाफ थोड़ी बेहतर रेजिस्टेंस देता है। आमतौर पर इसे एक तरह का फिलर या रिलेटिवली इनएक्टिव कंपाउंड माना जाता है। मतलब ये कोई खास फायदा नहीं पहुंचाता, लेकिन C3A जितना नुकसान भी नहीं करता। कुछ हद तक न्यूट्रल जैसा है। यानी ये ठीक ठाक है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। ओके, अब आते हैं सिलिकेट्स पर। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। ये नाम सुनकर लग रहा है कि ये जरूर कोई मेन प्लेयर होगा। बिल्कुल सही अंदाजा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या C3S ही सीमेंट की दुनिया का असली हीरो है। हीरो? हाँ, इसका फॉर्मूला है 3CaO.SiO2, 3 हिस्से लाइम और 1 हिस्सा सिलिका। इसे एलाइट भी कहते हैं। एलाइट? OPC में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, करीब 45 से 65% तक। 45 से 65%? सबसे ज्यादा यही है? हाँ,
यही वो कंपाउंड है जो सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए मेनली जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें लाइम और सिलिका दोनों अच्छी मात्रा में है। जब ये पानी से रिएक्ट करता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जेल जैसा पदार्थ बनाता है जिसे कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, CSH जेल। CSH जेल? हाँ, इसे कभी-कभी टोबरमोराइट जेल भी कहते हैं। यही CSH जेल असल में वो गोंद है, वो ग्लू जो रेत और गिट्टी के कणों को आपस में बांधकर कंक्रीट को मजबूती देता है। अच्छा, तो असली बाइंडिंग पावर इसी CSH जेल से आती है? बिल्कुल, और इसके साथ एक और बाय प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ओके, तो ये C3S किस तरह की ताकत देता है, जल्दी या देर से? C3S मेनली अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, शुरुआती ताकत। अर्ली स्ट्रेंथ? हाँ, पानी मिलाने के बाद लगभग 7 से 10 दिन के अंदर इसका हाइड्रेशन का ही हो जाता है और सीमेंट अपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। सिर्फ 7-10 दिन में? हाँ, चारों बोक्स कंपाउंड्स में सबसे अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी मतलब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसी की है, हाईएस्ट। अच्छा। इसीलिए जिन कामों में जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे सड़कें बनानी हैं, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने हैं या ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करनी है, जहां हाइड्रेशन वैसे ही स्लो हो जाता है, वहां C3S का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गया। और वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है COH2, उसका क्या होता है? क्या वो भी फायदेमंद है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना भी महत्वपूर्ण है, हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। अच्छा, दोनों? हाँ, OPC में ये लगभग 20-30% तक बन सकता है। एक तरफ तो ये कंक्रीट के अंदर का माहौल एल्कलाइन मतलब क्षारीय बना देता है, pH बढ़ाता है। जो स्टील की सरिया होती है ना, रेनफोर्समेंट बार्स, उसको जंग लगने से बचाने में मदद करता है, कोरोजन प्रोटेक्शन। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये CaOH2 पानी में थोड़ा घुलनशील होता है, सॉल्युबल, और धीरे धीरे कंक्रीट से बाहर निकल सकता है। इसे लीचिंग कहते हैं। लीचिंग? ये तो ठीक नहीं लगता। हाँ, और ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये हवा की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है, CaCO3। अच्छा, CO2 से रिएक्शन? हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनेशन, और ये समय के साथ कंक्रीट के पोर्स की स्ट्रक्चर बदल सकता है, उसे भंगुर बना सकता है मतलब ब्रिटल, और सतह पर क्रैक्स पैदा करके ड्यूरेबिलिटी कम कर सकता है। तो ये यहाँ भी एक तरह का ट्रेड ऑफ है, फायदे भी नुकसान भी। बिल्कुल। अब आते हैं आखिरी कंपाउंड पर, डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S। इसकी क्या कहानी है? डाई कैल्शियम सिलिकेट या C2S फॉर्मूला है 2CaO.SiO2, 2 हिस्से लाइम, 1 हिस्सा सिलिका। इसे बेलाइट कहते हैं। बेलाइट। OPC में ये करीब 15 से 35% होता है। 15 से 35%? जी। हाँ, क्योंकि इसमें भी लाइम और सिलिका है, तो ये भी C3S की तरह ही CSH जेल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाकर स्ट्रेंथ देता है, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। अलग है? कैसे? C2S का हाइड्रेशन बहुत बहुत धीमा होता है, स्लो। कितना धीमा? बहुत धीमा। इसे पूरी तरह हाइड्रेट होने में लगभग 1 साल या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। 1 साल? इतना ज्यादा? तो फिर इसका क्या फायदा? ये तो बहुत देर से ताकत देगा। फायदा है, और वो लंबे समय में नजर आता है। C2S प्रोग्रेसिव या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। बाद वाली ताकत, अंतिम ताकत। अच्छा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। हाँ, जहां C3S शुरुआत में तेजी से स्ट्रेंथ देता है स्प्रिंटर की तरह, वहीं C2S धीरे धीरे लगातार स्ट्रेंथ बढ़ाता रहता है। ये मैराथन धावक है। स्प्रिंटर बनाम मैराथन, बढ़िया एनालॉजी है। और इसका ये धीमा हाइड्रेशन एक और बड़ा फायदा देता है। वो क्या? इससे हीट कम निकलती है और ये केमिकल अटैक जैसे सल्फेट या क्लोराइड अटैक के खिलाफ ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। ओह, ये तो ड्यूरेबिलिटी के लिए अच्छा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि ये धीरे धीरे और पूरी तरह से हाइड्रेट होकर कंक्रीट को ज्यादा डेंस मतलब सघन बनाता है। अच्छा, तो ये लंबे समय के टिकाऊपन के लिए जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए जो बड़े और भारी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि डैम, बड़े पुलों की नींव, रिटेनिंग वॉल्स, जहां अर्ली स्ट्रेंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती है, वहां C2S का रोल बहुत अहम हो जाता है। टेंपरेचर डिफरेंस से क्रैक आते हैं। वाह, ये तो वाकई सीमेंट के अंदर की एक पूरी टीम हो गई। C3A, C4AF, C3S, C2S। हर खिलाड़ी की अपनी खास भूमिका है, अपने फायदे नुकसान है।
क्या हम इन चारों के मेन डिफरेंस को एक बार फिर से शॉर्ट में देख सकते हैं ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए? हाँ, बिल्कुल। ये एक अच्छा तरीका है इन्हें याद रखने का। चलिए, 3 मेन पॉइंट्स पर कंपेयर करते हैं। ठीक है। पहला, बाइंडिंग प्रॉपर्टी, मतलब स्ट्रेंथ देने की क्षमता। इसमें सबसे आगे है C3S। C3S सबसे ज्यादा? हाँ, उसके बाद आता है C2S जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है। फिर C3A और सबसे कम स्ट्रेंथ देता है C4AF। तो ऑर्डर हुआ C3S, C2S, C3A, C4AF। C3S, C2S, C3A, C4AF। ओके। दूसरा, रेट ऑफ हाइड्रेशन, पानी से रिएक्शन की तेजी। इसमें सबसे तेज है C4AF। C4AF सबसे तेज? मैंने सोचा था C3A होगा। नहीं, C4AF थोड़ा सा तेज है। उसके ठीक पीछे C3A, फिर C3S और सबसे धीमा हमारा मैराथन धावक C2S। तो ऑर्डर है C4AF, C3A, C3S, C2S। C4AF, C3A, C3S, C2S। और तीसरा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, कुल गर्मी जो निकलती है। इसमें सबसे ज्यादा गर्मी पैदा करता है C3A, जो प्रॉब्लम भी है। हाँ, वो माइक्रो क्रैक्स वाली बात। बिल्कुल। उसके बाद C3S, फिर C4AF और सबसे कम गर्मी देता है C2S, जो बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए फायदेमंद है। तो ऑर्डर है C3A, C3S, C4AF, C2S। C3A, C3S, C4AF, C2S। ओके, ये तीनों कंपैरिजन बहुत हेल्पफुल हैं। अब हमने हाइड्रेशन की बात कई बार की, पानी के साथ रिएक्शन की। सीमेंट को ठीक से काम करने के लिए असल में कितना पानी चाहिए होता है? क्या कोई फिक्स रेशो है? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, सीमेंट के ये जो कंपाउंड्स हैं, इनको पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन करने के लिए, मतलब हाइड्रेट होने के लिए, सीमेंट के अपने वजन का लगभग 23% पानी चाहिए होता है। 23% सिर्फ? हाँ, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए। इसे बाउंड वाटर या कंबाइंड वाटर कहते हैं, क्योंकि ये केमिकली सीमेंट के मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। लेकिन हम तो अक्सर साइड पे देखते हैं काफी ज्यादा पानी मिलाते हैं। हाँ, मिलाते हैं, क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। इस 23% के अलावा सीमेंट के हाइड्रेशन से जो जेल बनता है ना, CSH जेल, वो गोंद वाला जेल, उसके बहुत बारीक पोर्स होते हैं, छिद्र, उनमें भी कुछ पानी फंस जाता है। ये पानी केमिकल रिएक्शन में सीधे हिस्सा नहीं लेता, लेकिन जेल की स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है और कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए भी। अच्छा, जेल के अंदर भी पानी जाता है? हाँ, ये मात्रा सीमेंट के वजन का लगभग 15% होती है। इसे जेल वाटर कहते हैं। ओके, तो 23% केमिकल रिएक्शन के लिए और 15% जेल वाटर, मतलब टोटल हो गया 38%। बिल्कुल सही। तो पूरी तरह से हाइड्रेशन और ठीक-ठाक वर्केबिलिटी के लिए सीमेंट को अपने वजन का कुल मिलाकर लगभग 38% पानी चाहिए होता है। ये एक तरह से आइडियल मात्रा है। फिर जो एक्स्ट्रा पानी मिलाया जाता है, उसका क्या? कई बार तो घोल काफी पतला दिखता है। क्या ज्यादा पानी मिलाना बुरा है? हाँ, ज्यादा पानी मिलाना असल में सीमेंट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए बुरा है, बहुत बुरा। क्यों? अगर आप 38% से ज्यादा पानी मिलाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है, वो सीमेंट के कणों के बीच जो खाली जगहें होती हैं, उनमें रह जाता है। इन्हें कहते हैं कैपिलरी पोर्स या कैपिलरी वॉइड्स। कैपिलरी पोर्स? हाँ, और इस पानी को कहते हैं कैपिलरी वाटर। ये पानी न तो केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है, न जेल स्ट्रक्चर के लिए। जब कंक्रीट सूखता है, तो यही कैपिलरी वाटर भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा, वो उड़ जाता है? हाँ, और अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाता है, वॉइड्स। इससे कंक्रीट पोरस हो जाता है, झरझरा। उसकी श्रिंकेज बढ़ जाती है, जिससे क्रैक्स आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है। ओह, तो मतलब पानी उतना ही डालो जितनी जरूरत है। बिल्कुल, ज्यादा पानी मतलब कमजोर कंक्रीट। ये सीधा सा नियम है, ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। पानी कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, एकदम सही मात्रा। बिल्कुल। अच्छा, ये सब समझने के बाद क्या सीमेंट से जुड़े कुछ ऐसे स्टैंडर्ड नंबर्स या आंकड़े हैं जो आमतौर पे काम आते हैं, या मतलब पता होने चाहिए? हाँ, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन फील्ड में काफी यूज होते हैं। पहला है सीमेंट के सॉलिड पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी? हाँ, ये वैल्यू लगभग 3.15 होती है। ये सिर्फ सीमेंट के कणों का घनत्व बताती है, पानी की तुलना में। 3.15, ठीक है। दूसरा है सीमेंट की मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये वैल्यू काफी कम होती है, लगभग 1.44 से 1.5 के आसपास। इतनी कम क्यों? 3.15 से सीधी 1.5? वो इसलिए क्योंकि जब सीमेंट पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसके कणों के बीच में हवा फंसी होती है, एयर वॉइड्स।
अच्छा, हवा की वजह से। हाँ, वो हवा कुल वॉल्यूम बढ़ा देती है और एवरेज डेंसिटी कम कर देती है। समझ गया। और तीसरा जो बहुत कॉमन है, भारत में स्टैंडर्ड एक सीमेंट बैग का वजन 50 किलोग्राम होता है। 50 किलो? हाँ, ये तो पता है। 50 किलो का बैग? और चौथा, इसी 50 किलो के बैग का वॉल्यूम कितना होता है? वो होता है लगभग 34.7 लीटर। 34.7 लीटर? हाँ, हालांकि कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसे अक्सर 35 लीटर मान लिया जाता है। 35 लीटर, ठीक है। ये नंबर्स वाकई काम के हैं। हाँ, बेसिक कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं। बहुत खूब। तो हमने आज सीमेंट के अंदर गहराई से झांका, उसके चारों मुख्य किरदारों C3A, C4AF, C3S और C2S को समझा। उनकी ताकत, रिएक्शन की रफ्तार, गर्मी पैदा करने की क्षमता, पानी की जरूरत और कुछ जरूरी आंकड़े भी जाने। ये सोचना ही कितना आश्चर्यजनक है कि कैसे ये अलग-अलग कंपाउंड्स, जिनके गुण इतने अलग हैं, मिलकर सीमेंट को वो ताकत देते हैं जिससे हम इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें और पुल बना पाते हैं। ये वाकई इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का एक बेहतरीन संगम है। कमाल का मटेरियल है ये। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाता है आखिर में। क्या सवाल? हमने देखा कि C3A जल्दी सेटिंग तो देता है, पर गर्मी और दरारों जैसी समस्याएं भी लाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में इसका बनना लगभग तय है। तो भविष्य में सीमेंट टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा सकती है? क्या ऐसे तरीके खोजे जा सकते हैं जिनसे C3A के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम किया जा सके, बिना उसकी अर्ली सेटिंग वाली प्रॉपर्टी को पूरी तरह खोए? ये तो सोचने वाली बात है। या क्या हम इन कंपाउंड्स के रेशियो को और बेहतर ढंग से कंट्रोल करके खास ज़रूरतों के लिए और भी स्पेशलाइज्ड सीमेंट बना सकते हैं? मतलब इस पर सोचने और रिसर्च करने के लिए अभी बहुत स्कोप बाकी है। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन पॉइंट है आगे सोचने के लिए। थैंक यू।